मिश्रा जी, अब तो आप खुश हैं ना? आपका काम हो गया। आपका यह काम करवाने के लिए मुझे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। सची ने मिठाई का डब्बा पकड़ते हुए आदतन कहा। भाभी जी, बस आपकी कृपा है, वरना इस छोटी सी जगह में बच्चों से दूर रहने के कारण मेरा तो दम ही घुट जाता। मिश्रा जी ने खीसे निपोरते हुए कहा। सची की निगाह मिठाई से ज़्यादा लिफाफे पर टिकी थी और उनके जाते ही वह लिफाफा खोलकर रुपए गिनने लगी। 20,000 के नए नोट देखकर चेहरे की चमक दोगुनी हो गई थी। सची के पति पल्लव ऐसी जगह पर कार्यरत थे कि विभाग का कोई भी पेपर, चाहे वह ट्रांसफ़र का हो या प्रमोशन का या फिर विभागीय खरीदारी से संबंधित, बिना उनके दस्तखत के आगे नहीं बढ़ पाता था। बस इसी का फ़ायदा सची उठाती थी। शुरू में पल्लव सची की ऐसी हरकतों पर गुस्सा हो जाया करते थे, बार बार मना करते थे, आदर्शों की दुहाई देते थे, पर लोग थे कि उनके सामने दाल न गलती दे घर पहुंच जाया करते थे और सची उनका काम करवाने के लिए उन पर दबाव बनाती। यदि उन्हें ठीक लगता तो वे कर देते थे। बस लोग मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर पहुंचने लगे। सची के कहने पर फिर गिफ्ट या लिफाफा भी लोग पकड़ाने लगे। इस ऊपरी कमाई से पत्नी और बच्चों के चेहरे पर छाई खुशी को देखकर पल्लव भी आंखें बंद करने लगे। उनके मौन ने सची के साहस को और भी बढ़ा दिया। पहले अपना काम कराने के लिए लोग जितना देते, सची चुपचाप रख लेती थी, किंतु जब इस सिलसिले ने रफ्तार पकड़ी तो वह डिमांड भी करने लगी। पत्नी खुश, बच्चे खुश तो सारा जहां खुश। पहले जहां घर में पैसों की तंगी के कारण किचकिच होती रहती थी, वहीं अब घर में सब तरह की चीज़ें थीं। यहाँ तक कि बच्चों के लिए अलग अलग टीवी एवं मोटर बाइक भी थी। सची जब अपनी कीमती साड़ी और गहनों का प्रदर्शन क्लब या किटी पार्टी में करती तो महिलाओं में फुसफुसाहट होती थी, पर किसी का सीधे कुछ भी कहने का साहस नहीं होता था। कभी कोई कुछ बोलता भी तो सची तुरंत कहती, अरे सबके लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही कोई नहीं कमा लेता। कहते हैं लत किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, और जब यही लत अति में बदल जाती है तो दिमाग फिरने लगता है। यही सची के साथ हुआ। पहले तो जो जितना दे जाता वह थोड़ी नानुकुर के बाद रख लेती, लेकिन अब काम के महत्व को समझते हुए नजराने की रकम भी बढ़ाने लगी थी। सची की समझ में यह भी आ गया है कि आज सभी को जल्दी है तथा सभी एक दूसरे को पछाड़कर आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और इसी का फ़ायदा सची उठाती थी। कंपनी को अपने स्टाफ के लिए कुछ नियुक्तियां करनी थीं। पल्लव उस कमेटी के प्रमुख थे। जैसा कि हमेशा से होता आया था कि मेरिट चाहे जो हो, जो चढ़ावा दे देता था उसे नियुक्ति पत्र मिल जाता था तथा अन्य को कोई न कोई कमी बताकर लटकाए रखा जाता था। एक जागरूक प्रत्याशी ने इस धांधली की सूचना सीबीआई को दे दी और उन्होंने उस प्रत्याशी के साथ मिलकर अपनी योजना को अंजाम दे दिया। वह प्रत्याशी मिठाई का डब्बा लेकर पल्लव के घर गया। उस दिन सची कहीं बाहर गई हुई थी, अतः दरवाज़ा पल्लव ने ही खोला। उसने उन्हें अभिवादन कर मिठाई का डब्बा पकड़ाया और कहा, सर सेवा का मौका दें। क्या काम है? पल्लव ने प्रश्नवाचक नज़र से उसे देखते हुए पूछा। सर मैंने इंटरव्यू दिया है। तो क्या तुम्हारा चयन हो गया है? जी हाँ सर, पर नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है। कल ऑफिस में आकर मिल लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद सर। लिफाफा खोल कर तो देखिए, इतने बहुत हैं या कुछ और का इंतज़ाम करूं? अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, जितना भी है ठीक है, पल्लव ने थोड़ा झिझक कर कहा, क्योंकि उनके लिए यह पहला मौका था। यह काम तो सची ही करती थी। सर यह तो मेरी ओर से आपके लिए एक तुच्छ भेंट है, प्लीज़ एक बार देख तो लीजिए, उस प्रत्याशी ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा। पल्लव ने रुपए निकाले और गिनने शुरू कर दिए। तभी भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते के लोग बाहर आ गए और पल्लव को धर दबोचा तथा पुलिस कस्टडी में भेज दिया। सची जब घर लौटी तो यह सुनकर उसने अपना माथा पीट लिया। उसे पल्लव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उसी के सामने रुपए गिनने क्यों शुरू किए, लेते समय सावधानी क्यों नहीं बरती। थोड़ा सावधान रहते तो मुंह पर कालिक तो नहीं पुतती।
लोग तो करोड़ों रुपए का बारा न्यारा करते हैं पर फिर भी नहीं पकड़े जाते। और यहाँ कुछ हजार रुपयों के लिए नौकरी और इज्जत दोनों जाती नहीं। इच्छाएं इस तरह उसका मान मर्दन करेंगी, यह उसने सोचा भी नहीं था। जान पहचान के लोग अब बेगाने हो गए थे। वास्तव में वह स्वयं सबसे कतराने लगी थी। सब उसकी अपनी वजह से हुआ था। पल्लव तो सीधे साधे काम से काम रखने वाले थे, पर उसकी आकांक्षाओं के असीमित आकाश की वजह से पल्लव को यह दिन देखना पड़ा था। सची ने यह सोचकर कि पैसे से सब कुछ संभव है, शहर का नामी वकील किया, पर उसने सची से पहले ही कह दिया, मैडम मैं आपको बुलावे में नहीं रखना चाहता। आपके पति रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अतः केस कमज़ोर है, पर हाँ मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। पल्लव अलग से परेशान थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आश्चर्य तो सची को तब होता था जब उसे अपने पति से मिलने के लिए भी नजराना चुकाना पड़ता था। तो क्या सारा तंत्र ही भ्रष्ट है? अगर यह सच है तो यह सब दिखावा किस लिए? अपने वकील को यह बात बताई तो वह बोला, मैडम आज के दौर में बहुत कम लोग ईमानदार रह गए हैं। जो ईमानदार हैं उन्हें भी हमारी व्यवस्था चैन से नहीं रहने देती। आप जिन लोगों की बात कर रही हैं वे भी कहीं नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ मामले चाहिए। अब उसमें कौन सा मुर्गा फंसता है यह व्यक्ति की असावधानी पर निर्भर है। उधर पल्लव सोच रहे थे कि नौकरी गई सो गई, पूरे जीवन पर एक कलंक अलग से लग गया। जिन बीवी बच्चों के लिए मैंने यह रास्ता चुना वही उसे अब दोष देने लगे हैं। सची तो चेहरे पर झुंझलाहट लिए मिलने आ भी रही थी, पर बच्चे तो उनसे मिलने तक नहीं आए थे। क्या सारा दोष उन्हीं का है? कितने अच्छे दिन थे जब सची के साथ शादी करके वह इस शहर में आए थे। ऑफिस जाते समय सची उनसे शाम को जल्दी आने का वादा ले लिया करती थी। दोनों की शामें कहीं बाहर घूमने या सिनेमा देखने में गुजरती थीं। अक्सर वे बाहर खाकर घर लौटा करते थे। हाँ, उनके जीवन में परेशानी तब शुरू हुई जब विनीत पैदा हुआ। अभी विनीत 2 साल का ही था कि विनी आ गई और वे 2 से 4 हो गए। लेकिन उनकी कमाई में कोई खास फर्क नहीं आया। हमेशा हंसने वाली सची अब बात बात पर झुंझलाने लगी थी। पहले जहाँ वह सज धज कर गर्मा गर्म नाश्ते के साथ उनका स्वागत किया करती थी, अब बच्चों की वजह से उसे कपड़े बदलने का भी होश नहीं रहता था। पल्लव समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने के लिए डोनेशन चाहिए था। उस स्कूल की मोटी फीस के साथ दूसरे ढेरों खर्चे भी थे। कैसे सब कुछ होगा, कहाँ से पैसा आएगा, यह सोच सोच कर सची परेशान हो उठती थी। उन्हीं दिनों उनके एक मातहत का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। उसने पल्लव से निवेदन किया तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसका ट्रांसफ़र रुकवा दिया था। इस खुशी में वह मिठाई के साथ 2000 रुपये भी घर दे गया। अब सची उनसे इस तरह के काम करवाने का आग्रह करने लगी थी। शुरू में तो वह झिझके भी, पर धीरे धीरे झिझक दूर होती गई और वह भी अभ्यस्त हो गए थे। ऊपर की कमाई के पैसों से सची के चेहरे पर आई चमक उन्हें सुकून पहुंचा जाती थी। साथ ही बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी थीं। खूब धूमधाम से उन्होंने पिछले साल ही विनी का विवाह किया था। विनीत भी इसी वर्ष इंजीनियरिंग कर जॉब में लगा है। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी कि अचानक वर्षों की मेहनत पर ग्रहण लग गया। तब पल्लव को भी लगने लगा था कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, अगर वह भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है। फिर वह किसी से मांगते तो नहीं हैं। अगर कुछ लोग अपना काम होने पर कुछ दे जाते हैं तो यह तो भ्रष्ट आचरण नहीं हुआ। लगता है उनके साथ किसी ने धोखा किया है या उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। कहते तो यही हैं कि लेने वाले से देने वाला अधिक दोषी है, पर देने वाला अक्सर बच निकलता है, जबकि अपना काम निकलवाने के लिए बार बार लालच देकर वह व्यक्ति को अंधे कुएं में उतरने के लिए प्रेरित करता है और प्यास बुझाने को आतुर उतरने वाला यह भूल जाता है कि कुएं में स्वच्छ जल ही नहीं, गंदगी के साथ साथ कभी कभी जहरीली गैसें भी रहती हैं
और अगर एक बार आदमी उसमें फंस जाए तो उससे बच पाना बेहद मुश्किल होता है। बच भी गया तो अपाहिजों की तरह ज़िंदगी बितानी पड़ जाती है। अब पल्लव को महसूस हो रहा था कि बुराई तो बुराई है, किसी के दिल को दुखाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। उन्होंने अपना सुख तो देखा, पर जिसे अपने सुखों में कटौती करनी पड़ी उन पर क्या बीतती होगी, इस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया था। मानसिक द्वंद्व के कारण पल्लव को हार्ट अटैक पड़ गया था। सीबीआई ने अपने अस्पताल में ही उन्हें भर्ती कराया, किंतु हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। सची, जो इस घटना के लिए, सारी परेशानी के लिए उन्हें ही दोषी मानती रही थी, उनकी बिगड़ती हालत देखकर परेशान हो उठी। पहले जब सची ने पल्लव की बिगड़ती हालत पर सीबीआई का ध्यान आकर्षित किया था तो उनमें से एक ने हंसते हुए कहा था, डोंट वरी मैडम, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आने पर सबकी तबीयत खराब हो जाती है। उस समय उसकी शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन जब वह मिलने गई तो पल्लव को सीने में दर्द से तड़पते पाया। सची से रहा नहीं गया और वह सीबीआई के सीनियर ऑफिसर के कैबिन में दंदनाती हुई घुस गई और गुस्से में बोली, आपकी कस्टडी में अगर पल्लव की मौत हो गई तो लापरवाही के लिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आखिर कैसे हैं आपके डॉक्टर, जो वास्तविकता और नाटक में भेद नहीं कर पा रहे हैं। सची की बातें सुनकर वह सीनियर अधिकारी पल्लव के पास गया और उनकी हालत देखकर उन्हें नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने पल्लव को भर्ती तो कर दिया, पर अभी वह खतरे से खाली नहीं थे। रोते रोते सची की आंखें सूज गई थीं। कोई भी तो उसका अपना नहीं था। ऐसे समय बच्चों ने भी शर्मिंदगी जताते हुए आंखें फेर ली थीं। इस दुख की घड़ी में बस उसकी छोटी बहन विभा जब तक उससे मिलने आ जाया करती थी, जो बहन को समझा बुझा कर कुछ खिला जाया करती थी। सची टूट एवं थक चुकी थी। जाती भी तो कहाँ जाती, घर अब वीरान खंडर बन चुका था। अतः वह वहीं अस्पताल में स्टूल पर बैठे पति को एकटक निहारती रहती थी। पल्लव को सांस लेने में शिकायत होने पर ऑक्सीजन की नली लगाई गई थी। सदमा इंसान को इस हद तक तोड़ सकता है, आज उसे महसूस हो रहा था। पति की हालत देखकर सची परेशान हो जाती, पर कर भी क्या सकती थी। पल्लव की यह हालत भी तो उसी के कारण हुई है। मन में हलचल मची हुई थी, तर्क वितर्क चल रहे थे। कभी पति को इतना असहाय उसने महसूस नहीं किया था। दोनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। पल्लव की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उन दोनों ने अफसोस करना तो दूर, शर्मिंदगी जताते हुए किनारा कर लिया था। पर बीमार पल्लव को देखकर रहा नहीं गया, तो एक बार फिर उनकी बीमारी के बारे में उसने बच्चों को बताया। बिनी ने रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया था, मम्मा मैं नहीं आ सकती। डैड की वजह से मैं घर के सदस्यों से नज़रें भी नहीं मिला पा रही हूँ। आखिर डैड को ऐसा करने की आवश्यकता ही क्या थी। आना तो दूर, कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया विनीत की भी थी। सची समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बच्चों के मन में पिता के प्रति बनी छवि ध्वस्त हो गई थी, पर क्या वह नहीं जानते थे कि पिता के इतने कम वेतन में तो उनकी सुरसा की तरह नित्य बढ़ती ज़रूरतें व इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती थीं। सची को अपनी कोख से जन्मी संतानों से नफरत होने लगी थी। कितने स्वार्थी हो गए हैं दोनों। पिता तो पिता, उन्हें माँ की भी चिंता नहीं रही। उस माँ की जिसने उनके अरमानों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए, उन्हीं के लिए गलत रास्ता अपनाया, हर सुख सुविधा दी, अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई, धूमधाम से शादी की, यहाँ तक कि दहेज में बिनी को जब कार दी थी तब तो उसने नहीं पूछा कि मम्मा इतना सब कैसे कर पा रही हो, तुम बच्चों को क्यों दोष दे रही हो सची। उसके मन ने उससे पूछा। उन्होंने तो वही किया जिसके वह आदी रहे थे। जैसे माहौल में तुमने उन्हें पाला वैसे ही वह बनते गए। क्या तुमने कभी किसी कमी का एहसास उन्हें कराया या तंगी में रहने की शिक्षा दी। पल्लव तो आदर्शवादी रहे थे, चोरी छिपे किए तुम्हारे काम से नाराज भी हुए थे। तब तो तुम ही कहा करती थी कि मैं सिर्फ वेतन में घर का खर्च नहीं चला सकती। तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो।
जो भी कर रही हूँ वह मैं कर रही हूँ और हम मांग तो नहीं रहे। अगर थोड़ा बहुत कोई अपनी खुशी से दे जाता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वह बोल पड़ी, पर मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। ठीक है, तुम ऐसा नहीं चाहती थी, पर क्या तुम्हें पता नहीं था कि जो जैसा करता है उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। अपनी आत्मा के साथ हुए वाद विवाद से अब सची को एहसास हो गया था कि उसी ने बुराई को प्रश्रय दिया था। पल्लव के विरोध करने पर तकरार होती, पर अंततः जीत उसी की होती। पल्लव चुप हो जाते, फिर घर में खुशी के माहौल को देखकर वह भी उसी के रंग में रंगते गए। अगर वह पल्लव को मजबूर नहीं करती, उनकी सीमित आय में ही घर चलाती और बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा देती, तो आज पल्लव का यह हाल न होता। कहीं न कहीं पल्लव के इस हाल के लिए वही दोषी है। पल्लव ने उसकी खातिर बुराई का मुखौटा तो पहन लिया था, पर शायद मन के अंदर की अच्छाई को मार नहीं पाए थे। तभी तो अपनी छींचा लेदर सह नहीं पाए और बीमार पड़ गए। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। पल्लव की हिचकी ने उसके मन में चल रहे अंधड़ को रोका। उन्हें तड़पते देखकर वह डॉक्टर को बुलाने भागी, और जब तक डॉक्टर आए तब तक सब समाप्त हो चुका था। उसकी आकांक्षाओं के आकाश ने उसका घर संसार उजाड़ दिया था। खबर सुनकर विभा भागी भागी आई और उसे देखते ही सची चीत्कार कर उठी। पल्लव की मौत के लिए मैं ही दोषी हूँ, मैं ही उनकी हत्यारिन हूँ। पल्लव निर्दोष थे, मेरी गलती की सज़ा उन्हें मिली। सची का मर्मभेदी प्रलाप सुनकर विभा समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उसे संभाले। सच्चाई का एहसास एक न एक दिन सबको होता है, पर यहाँ देर हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।